अब हम बात करते हैं नेक्स्ट की टॉपिक की, जिसका नाम है फॉरेन एक्सचेंज रेट। तो ये चैप्टर बढ़िया चैप्टर है फॉरेन एक्सचेंज रेट, और बहुत इजी है। इससे आसान चैप्टर, दोनों से आसान चैप्टर कोई है। देखो गवर्नमेंट रेट कहां भी हार्ड था, वो भी बहुत आसान था। फॉरेन एक्सचेंज रेट, सबसे पहले तो हम ये बात करते हैं कि फॉरेन एक्सचेंज रेट होता क्या है। अब वो समझो आप लोग, ये हमारे पास जो है ना, ये हमारे पास रेट ऑफ एक्सचेंज हुआ है। अब रेट ऑफ एक्सचेंज का मतलब क्या होता है? रेट ऑफ एक्सचेंज का एक मतलब बिल्कुल साफ साफ होता है कि ये हमारे पास क्या है, ये है कि रेट एट विच वन यूनिट ऑफ करेंसी ऑफ a country can be exchanged for the number of units of currency of another country. बस इतना आसान है। और इसको और आसान समझे तो यह है कि आप देखिए, जैसे सपोज कीजिए $1 हमारे पास जा रहा है 75 रुपीस का, तो ये $1 75 का एक्सचेंज हो रहा है, तो ये मेरा क्या निकल के आ गया? फॉरेन एक्सचेंज रेट। आप इसको ध्यान से समझिए, आपके चैप्टर का नाम फॉरेन एक्सचेंज नहीं है, आपके चैप्टर का नाम फॉरेन एक्सचेंज मार्केट नहीं है, आपके चैप्टर का नाम फॉरेन एक्सचेंज रेट है। तो तुम्हें डिफाइन हमेशा रेट को करना होता है। बच्चे फॉरेन एक्सचेंज डिफाइन करके आते हैं इसमें। आप रेट बताओ। रेट का मतलब रेट एट विच वन कंट्रीज करेंसी कैन बी एक्सचेंज विद अनदर कंट्रीज करेंसी, दैट्स इट, खत्म। ये वो रेट है जिस रेट पे एक देश का करेंसी, एक देश का पैसा दूसरे देश की करेंसी, दूसरे देश के पैसे से क्या किया जाएगा? एक्सचेंज किया जाएगा। क्या किया जाएगा? एक्सचेंज, नाम में ही है, ठीक है ना। एक्सचेंज रेट ऑफ एक्सचेंज इज फॉरेन एक्सचेंज रेट। समझ में आई बात? समझ में नहीं आई? अब आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखना। अब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करते हैं तो इस चैप्टर के 3 नंबर का, 3 मार्क्स का, अगर तुम्हारी किस्मत बहुत ही अच्छी हुई तो एक क्वेश्चन आएगा इसमें से, वो होगा फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट के मेरिट्स। फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट के मेरिट्स। तुमसे बोलेंगे कि फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट के मेरिट्स बता दो, क्लियर है जी? और ये मतलब कह रहा हूं कि अगर किस्मत बहुत ही बढ़िया हुई तो ये आ जाए, क्योंकि बहुत आसान भी है। ये फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट क्या बता दीजिए? मेरिट्स। या पूछ लेगा 3 मेरिट पूछ लेगा, 2 लिमिटेशन पूछ लेगा, या 2 मेरिट पूछ लेगा, 2 लिमिटेशन पूछ लेगा। तो आप मेरिट्स और लिमिटेशन ऐसे लिख लीजिए कि मेरिट्स और 2 ही 3 ही करना बस। इससे ज्यादा समय मत लगा देना इसमें गलती से भी। किस्मत अगर बेकार हुई तो फ्लेक्सिबल ना पूछ के तुमसे 3 नंबर का फिक्स्ड पूछ लेगा। फिक्स्ड पूछने के चांसेस इसलिए कम है, मैं बता रहा हूं, आप वो सुनते रहिए, क्योंकि फिक्स एक्सचेंज रेट मार्केट में अब अप्लाई नहीं होता, तो आप लोगों से इसके मेरिट्स और लिमिटेशन पूछ के टीचर कुछ ज्यादा कर भी नहीं सकता। ये 1977 में ही बंद हो गया था, ठीक है जी। अब देखते हैं दोनों होते क्या है। फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम जैसे मैंने बताया पहले ही बंद हो गया था, बट बताता हूं होता क्या है। इसके अंदर आपका एक्सचेंज रेट फिक्स हो जाता था कि अगर कोई एक कंट्री दूसरी कंट्री से एक्सचेंज कर रही है, जैसे मैंने ऊपर लिखा $1 75 रुपीज, तो यही रहेगा। अब कितनी डिमांड हो, कितनी सप्लाई हो, कोई चेंज नहीं हो रहा। ये मार्केट फोर्सेस के अकॉर्डिंग रन नहीं करेगा, ये बिल्कुल फिक्स है। गवर्नमेंट ने फिक्स कर दिया, या गवर्नमेंट ने अपनी गोल्ड पैरिटी को शो कराया। गवर्नमेंट ने कहा है जिस पे ज्यादा सोना है वो उसको फिक्स कर सकती है। गवर्नमेंट ने, अच्छा उसमें पहले गोल्ड स्टैंडर्ड चलता था, पहले क्या चलता था? गोल्ड स्टैंडर्ड। मैंने समझाया गोल्ड स्टैंडर्ड आपको कि जितना गोल्ड होगा उस गोल्ड के करेंसी की कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग तुम्हारी कंट्री से जो है करेंसी जाएगी, कि उस देश में वो सोना कितने का है तो तुम्हारे देश में वो सोना कितने का आएगा, उतनी करेंसी एक्सचेंज होगी। बंद हो गया। फिर हमने इसको एडजस्टेबल पैक पढ़ा, उसमें मिंट पैरिटी वैल्यू मैंने आपको बताई थी कि पैरिटी सारी करेंसी को एक करेंसी में पैक कर दिया, यूएस डॉलर है वो, और फिर ये बंद हो गया। और फिर हमारे पास जो सिस्टम आया, कौन सिस्टम आया निकल के? फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट। कुछ लोगों का मानना यह है कि यार फिक्स एक्सचेंज रेट सही हुआ करता था, कि इसमें ज्यादा मार्केट के स्पेकुलेशंस नहीं होती थी, तो मार्केट इसलिए जो वो स्टेबल चलती थी, पॉलिसीज बनाने में हेल्प मिलती थी, ठीक है ना। और मार्केट में आप लोग इंटरनेशनल ट्रेड को ज्यादा अच्छे से कर सकते थे, ठीक है ना, क्योंकि पता है कि किस देश में कितना रेट चल रहा है। बट डिमेरिट ये था कि यार इसमें वही देश काम कर पाएगा जिसके पास गोल्ड बहुत ज्यादा है, ह्यूज रिजर्व ऑफ गोल्ड यहां पे आपको रिक्वायर्ड है। और प्लस आपके पास वेंचर कैपिटल में बहुत दिक्कत आती थी। वेंचर कैपिटल मतलब होता है कि एक कंट्री में बिजनेसमैन दूसरी कंट्री के बिजनेसमैन के साथ जो है वो कोलैब करना नहीं चाहते थे,
ठीक है, क्योंकि उन्हें दिखता था यार करेंसीज में वैल्यूज में बहुत ज्यादा क्या है डिफरेंस है, बहुत ज्यादा क्या है डिफरेंस, तो वो डरते थे, नहीं करना चाहते थे, तो ये प्रॉब्लम आती थी। हमने कहा इन सारी प्रॉब्लम को हम खत्म कर दें और हम लॉन्च कर देते हैं मार्केट में कौन सा रेट, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट। ये बढ़िया है, आपको एक लाइन में खत्म हो रहा है इसलिए बढ़िया है। मैं फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट के अंदर लिखता हूं सिर्फ एक शब्द, वो हमारे पास है कि रेट ऑफ एक्सचेंज इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, और पूरा का पूरा क्रेडिट खत्म हो गया, बस इसके बाद कुछ भी नहीं करना। इसी को आप पार रेट ऑफ एक्सचेंज बोलते हैं, फ्लेक्सिबल क्या बोलते हैं, पार रेट ऑफ एक्सचेंज। फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट का ही दूसरा नाम हमारे पास होता है पार रेट ऑफ एक्सचेंज, और इसी का ही दूसरा नाम हमारे पास होता है नॉर्मल रेट ऑफ इक्विलिब्रियम, या नॉर्मल रेट या फिर इक्विलिब्रियम रेट, नॉर्मल रेट और या फिर इक्विलिब्रियम रेट, इसी का सारा नाम है ये, नॉर्मल रेट या फिर इक्विलिब्रियम रेट। एंड जब मैंने इसका ये पूरा आपको फंक्शन लिख के दिखाया, R इज इक्वल्स टू एफ डी एस, ये हमें शो करता है, ये R का मतलब हमारे पास क्या है, बोली जरा क्या है R का मतलब, रेट, क्या है मतलब रेट। तो रेट हमारे पास किसका फंक्शन है, किसका फंक्शन है बोलिए, डिमांड का और सप्लाई का। तो आपको समझ में आ गई कि भैया अगर हम फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट की बात करते हैं तो इसके अंदर हमारे पास जो रेट ऑफ एक्सचेंज है, ये रेट ऑफ एक्सचेंज हमें कौन बता रहा है, मार्केट के डिमांड एंड मार्केट के सप्लाई फोर्सेस, मार्केट के डिमांड एंड मार्केट के सप्लाई फोर्सेस इसमें हमें रेट को बता रहे हैं। ठीक है भैया, तो इसके अंदर अब बस आप लोग रेट देखेंगे कि जिस कंट्री के साथ जैसा रेट है वो आपको काम करना है। ठीक है, अब मैं इसके आपको 3 मेरिट 2 लिमिटेशंस यहां पे लिख देता हूं, आप लोग नोट कर लेना, जो नोट कर रहे हैं, नहीं नोट कर रहे हैं तो सिर्फ दिमाग में सेव कर लो, मेमोरी बहुत शार्प है तुम लोगों की। नंबर 1 पे, यहां पे आपको गोल्ड रिजर्व्स रिक्वायर्ड नहीं होते, गोल्ड रिजर्व्स आप लोगों को यहां पे नॉट रिक्वायर्ड, गोल्ड रिजर्व आपको यहां पे रिक्वायर्ड नहीं होते। पॉइंट नंबर 2, यहां पे आप लोग बहुत आसानी से वेंचर कैपिटल कर सकते हो। पॉइंट नंबर 3, अगर आप ऐसा करते हो तो आप लोगों की इंटरनेशनल मोबिलिटी ऑफ कैपिटल बढ़ जाती है, लोग आसानी से एक देश से दूसरे देश में पैसे को जो है वो इन्वेस्ट कर देते हैं, इंटरनेशनल मोबिलिटी ऑफ कैपिटल आपकी यहां पे इंक्रीज हो जाती है। और जब मैं बात करता हूं यहां पे डीमेरिट्स की, तो डीमेरिट्स में नंबर 1 पे आता है, क्योंकि पहले मार्केट फिक्स थी तो स्टेबल थी, बट अब मार्केट का कुछ भरोसा नहीं है, डिमांड सप्लाई पर रन करती है, तो मार्केट हमारे पास हो गई है इनस्टेबल। तो मार्केट इनस्टेबिलिटी हमारे पास पहला डीमेरिट है यहां पे। ठीक है, नंबर 2 पे डीमेरिट है कि आप लोग कोई पॉलिसी फॉर्म नहीं कर पाएंगे, कर पाएंगे बट डिफिकल्टी होगी उस पॉलिसी फॉर्मुलेशन में, पॉलिसी फॉर्मुलेशन बिकम्स डिफिकल्ट। डिफिकल्ट इस चीज के लिए होगा कि आप लोग कोई भी पॉलिसी बनाए, मार्केट में डिमांड सप्लाई फोर्सेस उस पॉलिसी को दोबारा से तोड़ देंगे। ठीक है, तो 2 डिमेरिट कर लीजिए, 2 डिमेरिट बहुत है, एक बस लिख लीजिए, बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट बिकम्स डिफिकल्ट। ये सिंपल है, जब ट्रेड आपका 2 कंट्री में होगा तो उसके एग्रीमेंट को आपको लॉक करना पड़ेगा, वरना रेट चेंज होंगे तो एग्रीमेंट की रुपीज भी चेंज हो जाएंगे, जो कि फिर सेटल करना आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। तो ये पॉइंट आया हमारे पास, बताइए समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं। तो भैया अब हमें ये बता दीजिए, आप बहुत आसानी से बता दीजिए, देख हो गया ना ये, पक्का ना। अब मैं आपको इस चैप्टर के वेरी 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 इंपॉर्टेंट पार्ट पे लेके चलता हूं, यहां से बोर्ड्स में क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ब्राइट रहते हैं। ये आपके पास सवाल उठता है कि तुम लोग ये बता दीजिए कि डिटर्मिनेशन ऑफ फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट कैसे होगा, डिटर्मिनेशन ऑफ फ्लेक्सिबल रेट ऑफ एक्सचेंज, आप लोग किस तरीके से फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट को डिटरमाइन करते हैं, इसको आप एक्सप्लेन कर दीजिए। तो आपने बोला देखिए डिटर्मिनेशन ऑफ फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट हमारे पास जो होता है, ये कैसे होता है, ये होता है मार्केट फोर्सेस से। कैसे होता है, मार्केट फोर्सेस। अब मुझे बताइए मार्केट फोर्सेस कौन कौन से हमारे पास, डिमांड एंड सप्लाई। तो मार्केट फोर्सेस से डिटरमाइन होगा, और वो मार्केट फोर्सेस हमारे पास कौन से होंगे, एक होगा डिमांड फोर्स और एक कौन सा होगा, एंड सप्लाई फोर्स। डिमांड फोर्स और सप्लाई फोर्स, इनसे डिटरमाइन हो जाएगा आपका नया इक्विलिब्रियम का रेट।
बताइए बच्चों, बात समझ में आई नहीं आई? कोई दिक्कत नहीं? तो आपको बस एक बात याद रखनी है कि डिमांड फॉर और सप्लाई ऑफ की तरह काम करती है, बट उससे पहले हम ये बताते हैं कि इक्विलिब्रियम रेट अगर हमें निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। इक्विलिब्रियम रेट निकालने के लिए बहुत आसान है। आप लोग ये वाई एक्सिस को प्लॉट कीजिएगा, आप नीचे यहां पे एक्स एक्सिस को प्लॉट कीजिएगा। बस ये ध्यान रखना कि वाई एक्सिस एक्स एक्सिस पे क्या आता है। वाई एक्सिस पे हमारे पास जो आएगा वो रेट ऑफ एक्सचेंज आएगा। रेट ऑफ एक्सचेंज, बच्चे ये भूल जाते हैं पेपर में जाके कि वाई एक्सिस एक्स एक्सिस पे क्या आएगा। पक्का प्री बोर्ड में कौन सा क्वेश्चन आया था इस चैप्टर में से? कौन सा था, याद है? यही वाला आया था? और किसी स्कूल वाले को याद है? वाह भाई वाह, बहुत अच्छा। तो देख लेना कौन सा आया था, रेट ऑफ एक्सचेंज, और नीचे हम लोग लिखते हैं फॉरेन करेंसी सप्लाई एंड डिमांड। ये बच्चे पक्का भूल जाएंगे कि क्या आएगा, तो ये ध्यान रखना। और आपको इक्विलिब्रियम रेट निकालना है। ये आया डिमांड और सप्लाई का स्लोप्स अपवर्ड, ये आया सप्लाई एस एस, बीच का पॉइंट आया, इसको हमने क्या नाम दिया, पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। नीचे आपकी फॉरेन करेंसी आ गई और सामने क्या आ गया, आपको रेट ऑफ एक्सचेंज। तो अगर मैंने यहां पे आपको ओ आर लिखा और ये मैंने आपको ओ एफ लिखा, तो मतलब ओ आर रेट पे ओ एफ करेंसी एक्सचेंज होनी चाहिए। समझ में आ गया? तो इसके थ्योरी के अकॉर्डिंग मेरा बताइए रेट ऑफ एक्सचेंज क्या है? जल्दी बोलिए, रेट ऑफ एक्सचेंज क्या है यहां पे? ओ आर। इतना आसान है। देखिए यहां पे रेट ऑफ एक्सचेंज मेरे पास जो है वो है ओ आर। ठीक है, ये रहा, ये रेट ऑफ एक्सचेंज है ओ आर। और इस रेट ऑफ एक्सचेंज पे आपसे पूछे कि इस रेट ऑफ एक्सचेंज पे ओ आर पे आप लोगों की कितनी करेंसी एक्सचेंज हो रही है, तो कितनी करेंसी एक्सचेंज हो रही है? ओ एफ। इतनी करेंसी हमारे पास हो रही है करेंसी एक्सचेंज, करेंसी एक्सचेंज। ठीक है भाई? रेट चेंज हो जाएगा क्या? बिल्कुल हो जाएगा। डिमांड इंक्रीज होगी तो रेट चेंज हो जाएगा, डिक्रीज होगी तो रेट चेंज हो जाएगा। सप्लाई इंक्रीज होगी तो रेट चेंज हो जाएगा, सप्लाई डिक्रीज होगी रेट चेंज हो जाएगा। ठीक है, एक मिनट यहां देखना बोर्ड पे, बस ये हो गया, लिख लिया? ठीक है, एक मिनट देखना बस, बिल्कुल पेन डाउन करके। हम ये पूछते हैं आपसे कि आपके पास डिसइक्विलिब्रियम या फिर न्यू रेट की कोई कंडीशन है, हम बोलते हैं डिमांड और सप्लाई में चेंज कर दो। डिमांड सप्लाई में क्या कर दो? चेंज। इक्विलिब्रियम तो समझ में आया ना कैसे निकलेगा? समझ में आया ना? डिमांड इसकी क्या हो जाएगी? सप्लाई। अब दिमाग सर बिल्कुल मुझे बताना, आंसर देना। अगर डिमांड इंक्रीज होगी कब राइटवर्ड जाएगा, लेफ्टवर्ड जाएगा? राइटवर्ड। डिक्रीज होगी कहां जाएगा? सप्लाई इंक्रीज होगी कब कहां जाएगा? डिक्रीज होगी कहां जाएगा? लेफ्टवर्ड। बस अगर आपसे पूछे कि व्हाट विल बी द न्यू इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट इफ द डिमांड विल इंक्रीज, सप्लाई को वही करना, डिमांड को राइटवर्ड कर देना और नया रेट निकाल देना। करके देख लेते हैं, घबराओ मत। ठीक है, आपसे पूछता है, क्वेश्चन देता है कि व्हाट विल बी, इधर देखो, व्हाट विल बी द न्यू एक्सचेंज रेट if demand for foreign exchange increases। मैं आपको एक बात बता दूं, इसको आंसर लिखने से पहले पढ़ना जरूरी है, बहुत जरूरी है। पढ़ने से बहुत ज्यादा जरूरी रिवीजन करना है। मैं आपको एक बात बताता हूं, सुनना ध्यान से। जो अब तक पढ़ा, बढ़िया पढ़ा, उसके नंबर भी अच्छे आएंगे, लेकिन फिर बता दूं कि टॉप वो करेगा जिसका रिवीजन बहुत अच्छा होगा। रिवीजन, पढ़ाई जो आप पहले बेसिक करते हो उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि आप कितने अच्छे से रिवाइज करते हो। अगर आप बहुत अच्छा रिवाइज कर रहे हो, अगर रिवीजन का एक प्रॉपर शेड्यूल है, प्रॉपर टाइम टेबल है, आपको पता है मुझे क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना, डेफिनेटली तुम टॉपर बनने वाले हो इस साल। और तुम कितना ही अच्छा पढ़े हो तब से अब तक, लेकिन अगर तुम्हें रिवीजन नहीं करना आता, तुम्हें नहीं पता मुझे क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना, तो तुम इस साल टॉपर नहीं बनने वाले। तो पढ़ाई जितनी इंपॉर्टेंट है उससे कई गुना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? रिवीजन। ये ही टॉपर बनाता है। कहते हैं ना लास्ट मौके पे जीत गया, वो ऐसे ही जीत गया कि तैयारी भले ही तेरी बढ़िया थी लेकिन रिवीजन मेरा तेरे से ज्यादा बढ़िया था। भले ही तूने पहले टाइम ज्यादा दिया हो, अब मैं 1 महीने से भैया सिर्फ 4 घंटे सो रहा हूं, अब तू जीत के दिखा। बात समझ में आई? तो ये ही आदमी को, स्टूडेंट को लास्ट टाइम पे बिल्कुल प्लस पे ले जाता है।
बिल्कुल प्लस पे। ठीक है, अभी अगर कोई कह रहा है कि अभी भी मैं 10 घंटे सोऊंगा, तो तू सो ही जा फिर भाई, तू नहीं कर पा रहा कुछ नहीं होगा 2 महीने तक। अगर मैं गारंटी लिखवा लो, कुछ नहीं होगा अगर तुम 2 महीने 3 महीने 4 5 घंटे सो जाओ तो कुछ नहीं होने वाला तुम्हें। ठीक है, तो वो जितना टाइम नींद से काटोगे, पढ़ाई पे डालोगे, रिवीजन करोगे, उतना टाइम तुम्हारा जो है आने वाला शायद बहुत सुनहरा होगा। बहुत सोना 3 दिन मत उठना, नींद ही पूरी कर लेना बस। ठीक है भाई, लेकिन ये टाइम बहुत बढ़िया टाइम है, तो रिवीजन करना बहुत जरूरी है। समझ में आया? इसलिए अपने रिवीजन को बढ़िया कीजिए। चलिए देखते हैं ये क्वेश्चंस। मैं बोल रहा हूं ये हमने पहले डिस्कस नहीं करे थे, अब डिस्कस करा रहा हूं क्योंकि सब कुछ पहले पढ़ाया था तो रिवीजन में क्या पता था। तो पॉइंट ये समझिए, ये हमारे पास है कि व्हाट विल बी द न्यू एक्सचेंज रेट डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज इंक्रीज। तुम सिर्फ एक थ्योरी मत भूलना, वो थ्योरी मत भूलना, सुनो ध्यान से सुनो, सब बच्चे छोड़ दो सब कुछ। टीचर तुमसे नया एक्सचेंज रेट किसी के साथ भी पूछ ले, डिमांड इंक्रीज करके, डिमांड डिक्रीज करके, सप्लाई इंक्रीज करके, सप्लाई डिक्रीज करके, कुछ भी पूछ ले, तू सिर्फ एक काम करना, बिना कुछ सोचे समझे जाना, ये वाई एक्सिस खींचना, ये एक्स एक्सिस खींचना, यहां पे लिखना रेट ऑफ एक्सचेंज, यहां पे नीचे लिखना फॉरेन करेंसी की डिमांड एंड सप्लाई, और एक डिमांड बना देना, एक सप्लाई बना देना, एस एस डी डी, एक लिखना यहां पे बीच में ई पॉइंट, नीचे लिखना आपका ये जो भी रेट जाएगा ओ, और यहां पे सामने लिखना रेट। भाई इसके बाद क्वेश्चन पढ़ लियो चाहे। क्लियर? अब इसके बाद मुझे सिर्फ क्वेश्चन की कहानी सुननी है और उसको पूरा करना है। बताओ क्या हो रही है? डिमांड इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है? इंक्रीज हो रही है। सप्लाई में कुछ फर्क पड़ रहा है? नहीं। इंक्रीज हो गई तो कर्व राइटवर्ड जाएगा, लेफ्टवर्ड जाएगा? मैंने कहा ठीक है भाई, ये को कर्व कर दिया मैंने राइटवर्ड। ठीक है, एक तो यार यहाँ पे लाइन सीधी नहीं बनती, तुम लोग ध्यान से देखना इसको। मैंने कर्व क्या कर दिया? राइटवर्ड। ये नया कर्व बनाया D1, D1, ये पॉइंट शिफ्ट हो गया, E1 आ गया, तो ये भी आंसर मिल गया कि पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम शिफ्ट हो सकता है। यस, पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम शिफ्ट हो सकता है। सीयूटी का क्वेश्चन तैयार, और नीचे हम लोग आ गए, ये मिला हमें F1। हमारे पास करेंसी के भैया रेट्स में भी इंक्रीज हो गया और फॉरेन करेंसी के डिमांड सप्लाई में भी, और ये नया रेट आ गया R1। तो बताइए एक्सचेंज रेट इंक्रीज हुआ डिक्रीज हुआ? लिखते ना आंसर, इंक्रीज मिल गए पूरे नंबर। बताओ अब मैं आगे बढ़ाऊं या सारे आंसर निकल गए? खुद ही निकल गए ना। साइमल्टेनियस पूछो तो साइमल्टेनियस बता देना भाई। साइमल्टेनियस में याद करो 11th क्लास में लास्ट चैप्टर में था, इंक्रीज इंक्रीज डिक्रीज डिक्रीज, दोनों इंक्रीज कर देना, दोनों डिक्रीज कर देना, तब भी आंसर अपने हाथ में। कोई दिक्कत हो तो किसी को प्लीज बता दो यार। पेट में दर्द, जुकाम, सर्दी कुछ भी हो रहा हो मुझे मत बताना गलती से भी। हो तुम रहा ऐसा कुछ है भाई? ठीक है ना तू? बहुत बढ़िया, तू तो अच्छा बच्चा। बताओ क्लियर हो गया ये? अब अगला क्वेश्चन, डिमांड फॉर का फॉरेन एक्सचेंज के साथ क्या रिलेशन है, ये समझ में आना चाहिए कि रिलेशन बताओ। डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज समझ में आया, और रेट, ये पूरा क्वेश्चन मैंने आपको लिखवाए हैं 2 आंसर। देखो फटाफट, मैंने पक्का आपको 2 आंसर लिखवाए होंगे, ऐसा नहीं हो सकता नहीं लिखवाया तो दोबारा लिखवा दूंगा भाई, नहीं छोड़े होंगे मैंने, 100% लिखवाए होंगे फॉरेन एक्सचेंज रेट के आंसर लिखवाए। एक लिखवाया हुआ रिलेशनशिप बिटवीन फॉरेन एक्सचेंज रेट एंड डिमांड फॉर, 2 क्वेश्चन लिखवाए होंगे मैंने आपको, ये भी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक लिखवाया हुआ मैंने कि एक्सप्लेन करो रिलेशनशिप बिटवीन फॉरेन एक्सचेंज रेट एंड, लिखवाया ना? हाँ, ऐसा हो नहीं सकता, डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज, और सप्लाई में मैंने क्या लिखवा दिया होगा यहां पे? रिलेशनशिप बिटवीन फॉरेन एक्सचेंज रेट एंड सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, डिमांड फॉर सप्लाई ऑफ। तो भाई साहब जब डिमांड फॉर की हम बात कर रहे हैं, तो डिमांड फॉर में एक कंडीशन बताता हूं, सोचिए। पहले $1 जो है ये 50 रुपए का था, और अब $1 जो है ये 40 रुपए का है। कितने का है? 40 रुपए का। इधर बैठ जाओ शांति से, ठीक है? जो बोलूं बताओ, $1 कितने का था? अबे पहले कितने का था? अब कितने का हो गया? अब मुझे बताओ, आपको मैंने ये तो समझाया ना, डेप्रिसिएशन ऑफ करेंसी, एप्रिसिएशन ऑफ करेंसी सब बता रखा है ना, इन्फ्लेशन भैया उसमें डिवैल्यूएशन, रिवैल्यूएशन, ये सब क्लियर है ना? रेट का फॉलो होना इंक्लूड सब क्लियर है, ठीक है? पढ़ लो। $1 50 रुपए का, $1 40 रुपए। बताओ अब मुझे होता रेट इंक्रीज हुआ डिक्रीज हुआ? रेट क्या हुआ? रेट मेरे पास हुआ डिक्रीज, ठीक है?
रेट डिक्रीज हुआ, फटाफट कोने में साइड में ना, अरे यार जैसे ही आएगा ना क्वेश्चन बना दियो इसे। $1.50 का कितने का हो गया? 40 का। अब तू बता तेरे लिए यूएस डॉलर सस्ता हुआ महंगा हुआ? तेरे लिए सस्ता हुआ। तो तू फॉरेन मतलब करेंसी जो है हमारे पास, मतलब यूएस में बनने वाले सामान की डिमांड ज्यादा करोगे कम करोगे? तो तुम्हारे देश को फॉरेन एक्सचेंज ज्यादा चाहिए, मतलब तुम्हारे देश को डॉलर क्या चाहिए? ज्यादा। क्यों चाहिए ज्यादा? क्योंकि जब तुम रुपीज में डिमांड करोगे तो किस में कन्वर्ट करेंगे उसे? डॉलर में। तो जब भैया रेट फॉल होता है तो हमें ना फॉरेन एक्सचेंज ज्यादा चाहिए होता है, क्योंकि अब इंडियंस जो हैं वो फॉरेन एक्सचेंज की ज्यादा डिमांड करेंगे, वो बोलेंगे हम ज्यादा सामान खरीदेंगे। तो यहां पे फॉरेन एक्सचेंज करेंसी की क्या होगी? ज्यादा डिमांड। समझ में आया? तो रिलेशनशिप में डायरेक्ट हुआ या इनवर्स हुआ? इनवर्स। क्या हुआ? इनवर्स। अगर रेट डिक्रीज हो रहा है, रेट क्या हो रहा है? डिक्रीज। रेट क्या हो रहा है? तो तुम लोग क्या कर रहे हो? डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज क्या कर रहे हो? इंक्रीज। तो रेट हो रहा है डिक्रीज, लेकिन हम ज्यादा डिमांड करेंगे तो डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज, डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज क्या हो रही है हमारे पास? इंक्रीज। कर्व बना देना, मैंने बनवाया है, डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व होगा इसका, देख लेना आप। नहीं समझ में आ रहा तो ऐसे देख लो, मैं एक बार यार कर देता हूं। तुमने ऐसे मायूस वाले चेहरे बनाते हो, इतने मायूस होते ना, अगर तुम इतने मासूम अगर होते तो फिर तो बात ही क्या होती। अभी चेहरा तुम्हारा ऐसा मासूम हो जाता, नहीं बता दो प्लीज। वाई एक्सिस एक्स एक्सिस, यहां बता क्या लिखूंगा वाई एक्सिस पे? रेट ऑफ एक्सचेंज। चल भाई नीचे बता क्या लिखूंगा? बोल क्या लिखूंगा? डिमांड। फिर सप्लाई, सप्लाई क्यों लिखूंगा डिमांड अगर मैं? अगर डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज तो लिखूंगा यहां पे डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज, डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज। कर्व से तो सारी बात क्लियर। मैं तो देखो पहले कर्व बना देता हूं, डाउनवर्ड स्लोपिंग डी डी। ये देखो इतने रेट पे इतनी फॉरेन एक्सचेंज डिमांड थी, रेट हमारे पास फॉल हो गया, R1 पे आ गया, तो फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड क्या हो गई? देखिए F1 पे आ गई, इंक्रीज हो गई। ये क्लियर कर रहा है रेट क्या कर रहा है मेरे पास? फॉल। तो डिमांड मेरे पास क्या हो रही है यहां पे? इंक्रीज, राइज। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं ना? जब भूल जाओ, सुनो, एक बार अपने आप को इंडियन मान लो, एक बार अपने आप को अमेरिकन मान लो, तुम्हारा काम हो गया। एक बार क्या मान लो अपने आप को? एक बार क्या मान लो अपने आप को? काम हो गया। समझ में आई बात? समझ में नहीं आई? कोई दिक्कत नहीं? इसी एग्जाम्पल को बेस मान के चले। हाँ अब देखो, आप ध्यान से समझना। अब आता है हमारे पास दूसरा, जिसको हमने क्या लिखवाया है? रिलेशन बिटवीन। देखो कुछ भूल जाओ अगर मैं बताना तो मुझे बता देना, ठीक है? ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। रिलेशन बिटवीन फॉरेन एक्सचेंज रेट एंड सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। ऑफ लिखते ही सारी कहानी बदल गई है यहां पर हमारी भैया, ठीक है जी? अब सुनो, देखो एग्जाम्पल ही बदलना ना, मैं तो अरे याद भी हो जाएगा। ये $1 कितने का था? 50 रुपए का। और अब तू फटाफट साइड में क्या बनेगी? $1 40 रुपए का। और अब तुम बताओगे मुझे, ये बताओ रेट तुम्हारा इंक्रीज हुआ डिक्रीज हुआ? बड़ा बड़ा लिख के क्या हुआ? डिक्रीज। डिक्रीज हुआ पक्का? तो यूएसए वालों के लिए तुम्हारे देश में बनने वाली चीज महंगी हो गई होगी सस्ती हो गई होगी? महंगी। क्या हो गई होगी? कह रहे हैं पहले हम यार $1 से 50 रुपए का सामान खरीद लेते थे, अब $1 से कितना सामान खरीद रहे हैं हम? 40 रुपए का। खरीदेंगे क्या वो? तो तुम्हारे देश से एक्सपोर्ट होगा क्या? तो तुम्हारे देश में फॉरेन एक्सचेंज आएगा क्या? तो आएगा ही नहीं आएगा। तो फॉरेन एक्सचेंज की सप्लाई इंक्रीज होगी डिक्रीज होगी? क्या होगी? तो रिलेशनशिप क्या हुआ? डायरेक्ट। क्या रिलेशनशिप हुआ? ऊपर क्या रिलेशनशिप था भाई? ओ भाई ये रिलेशनशिप क्या था? डिक्रीज और इंक्रीज। तो क्या रिलेशनशिप था? इनवर्स। मतलब मैं किसी को एक बारी में समझा दूं, वो सोचे यार भैया ये तो बड़ा आसान था, तब तो बड़ा कुछ अलग लग रहा था। ये बहुत आसान है, बहुत ज्यादा आसान। सिर्फ इतना लिखना है $1.50, सब समझना है। और अब देखो क्या लिखा मैंने? रेट क्या हुआ? डिक्रीज। तुम प्रैक्टिकल समझो, रेट डिक्रीज हो गया। अब अपने आप अमेरिकन मानो। अब सोचो कि यूएसए में बैठे वाले लोग हिंदुस्तान में बनने वाला सामान खरीदेंगे या नहीं खरीदेंगे? नहीं बोलो, हाँ खरीदेंगे नहीं खरीदेंगे? नहीं खरीदेंगे ना?
तो हिंदुस्तान में बनने वाला सामान अमेरिका नहीं जाएगा, तो एक्सपोर्ट नहीं होगा। अगर एक्सपोर्ट नहीं होगा तो हिंदुस्तान के पास, इंडिया के पास डॉलर आएगा? नहीं आएगा। तो फॉरेन एक्सचेंज की सप्लाई आएगी? नहीं आएगी। तो रेट डिक्रीज हुआ तो क्या हो गया हमारे पास, बोलिए? सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। क्या लिखा मैंने, बोलो? सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज क्या हो गई है? डिक्रीज। क्या हो गई है? डिक्रीज। अब बताओ रिलेशनशिप डायरेक्ट है इनवर्स है? तो रिलेशनशिप क्या हो गई यहां पे? डायरेक्ट। भैया कर्व में बता दो जरा। मैंने बता देते भाई, अब तुम बताना मुझे, तो मैं तो भूल गया यार ये कर्व। एक्स एक्सिस, ओरिजिन, यहां बताओ क्या लिखूंगा? बोलो बोलो बोलो। बहुत बढ़िया, अब तो याद हो रहा है, रेट ऑफ एक्सचेंज। और अब नीचे बताओ क्या लिखूंगा? सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। ठीक है। तो अगर रेट इतना है, ये आर है, और हमारे पास ये है, हमारे पास देखिए सप्लाई एफ, ठीक है। और रेट अगर मेरे पास डिक्रीज हो गया, रेट क्या हो गया? डिक्रीज, आर वन पे आ गया, तो बताओ सप्लाई फॉरेन एक्सचेंज इंक्रीज होगी डिक्रीज होगी? डिक्रीज। तो ये देखो डिक्रीज हो जाएगी, ये भी हमारे पास F2 पे आ जाएगी या F1 पे आ जाएगी। तो ये 2 पॉइंट हमने मार्क किए और इन पॉइंट को टच कर दो। तो अगर रेट डिक्रीज हुआ तो भैया सप्लाई में क्या हुई? डिक्रीज। इस कर्व में आप इंक्रीज भी दिखा सकते थे। क्या दिखा सकते थे? इंक्रीज। एक बार इंक्रीज बता देता हूं ऐसे ही, ठीक है, समझ जाओगे तो बहुत बढ़िया, मजा आ जाएगा फिर तो। ठीक है, तुम बताना मुझे, $1 50 का था और $1 70 रुपए का हो गया। कितने का हो गया? ठीक है। तो बताओ यहां पे रेट इंक्रीज हुआ है डिक्रीज हुआ है? बहुत बढ़िया, रेट क्या हुआ है? इंक्रीज। तो अब बताओ आपके देश से एक्सपोर्ट होगा या नहीं होगा? देखो अब साफ सूंघ गया तुम्हें, होगा नहीं होगा? अब बताओ, अमेरिकन पहले $1 में 50 का सामान लेके जा रहे थे, $1 कितने लेके जाएंगे? 70 का। तो ज्यादा सामान जाए लेंगे ना वो। तो अब आपसे देश से एक्सपोर्ट होगा, तो अगर एक्सपोर्ट होगा तो बताओ फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन करेंसी डॉलर तुम्हारे पास ज्यादा आएगी कम आएगी? ज्यादा। तो यहां पे अगर मैं बात करता हूं सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज की, तो ये क्या होगी? इंक्रीज। तो देखो रिलेशनशिप क्या हुआ? डायरेक्ट। डन। वही कर्व में नीचे से ऊपर लाइन बना देना एक्सटेंशन की। डन। अगर ये समझ में आ गया तुम्हें, तो फॉरेन एक्सचेंज में कोई तुम्हारा बाल विवाह का नहीं कर सकता। नंबर समझ लो पूरे आने वाले हैं बोर्ड में, पक्का लिख के नहीं हो सकता। अभी गवर्नमेंट ने जितना पढ़ाया, फॉरेन एक्सचेंज ने जितना पढ़ाया, उतना तुम्हें आ गया तो नंबर पूरे हैं इसमें। अब ये क्वेश्चन 3 का है, 4 का है, नहीं होती विश्वास, उठाओ प्रीवियस ईयर देख लो, इससे बाहर पेपर में कुछ नहीं है। बताओ क्लियर हुई बात? नहीं क्लियर हुई? यहां तक ये सबसे ज्यादा जो मैंने आपको पढ़ाया। अच्छा, अब थोड़ा ये भी आपको याद करना होगा कि ऐसे डिमांड होगी तो इंपोर्ट्स इंक्रीज होंगे। क्या इंक्रीज होंगे? इंपोर्ट। अगर भैया सप्लाई है तो क्या इंक्रीज होंगे? एक्सपोर्ट्स। या मैंने लिखवाए होंगे आपको, वरना बुक्स में है हमारे पास। आप डिमांड फॉर और सप्लाई ऑफ के 3-3 पॉइंट याद कर जाना, ठीक है, कि डिमांड फॉर में क्या क्या होता है और सप्लाई ऑफ में क्या क्या होता है। डिमांड फॉर में जैसे कि हम लोग गिफ्ट्स ग्रांट्स देंगे, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड देंगे, आएंगे नहीं, हम क्या करेंगे? देंगे, ठीक है। पेमेंट ऑफ इंटरनेशनल लोन इंक्रीज हो जाएंगे, इन्वेस्टमेंट्स इंक्रीज हो जाएंगे दूसरी कंट्री में हमारी। और जस्ट ये अपोजिट किसमें हो जाएगा? सप्लाई में। एक्सपोर्ट्स इंक्रीज हो जाएंगे। क्या इंक्रीज हो जाएंगी? एक्सपोर्ट। उनकी एफडीआई इंक्रीज हो जाएगी देश के अंदर, डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स, ठीक है, ये इंक्रीज हो जाएगी। ये होगा सप्लाई में। क्लियर है जी? कोई दिक्कत यहां तक? नहीं जी। चलूं आगे। अब देखिए, अब हमारे पास जो चैप्टर से अब नेक्स्ट टॉपिक आता है, वो नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारे पास जिसको हम लोग बोलते हैं फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। क्या बोलते हैं बोलो? फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। अब पढ़ने के लिए हमारे पास है फॉरेन एक्सचेंज की मार्केट। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट क्या है, इसको आप फटाफट लिख लीजिए। ये हमारे पास क्या है? रेफर्स टू अ मार्केट, मार्केट फॉर मार्केट फॉर नेशनल करेंसी ऑफ डिफरेंट कंट्रीज इन द वर्ल्ड।
ऑनलाइन मार्केट है हमारे पास, ये हमारे पास सेंटर है जहां पे सारी डिफरेंट करेंसीज क्या की जाएंगी, बाय और सेल। मतलब जितना भी ये एक्सचेंज हो रहा है ना, जो मैंने तुम्हें अभी तक बोला है, वो सब कहां हो रहा है, मार्केट में। कहां हो रहा है, मार्केट में। उस मार्केट को हम क्या बोलते हैं, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। बहुत सिंपल है, कोई अलग से नहीं है, सीधी बात है भैया। जो अभी आपने बोला ना, करेंसी आ रही है, करेंसी जा रही है, करेंसी ट्रेड हो रही है, ये सब कहीं तो हो रही है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। इतना आसान है। क्लियर हुआ यहां तक, कोई दिक्कत नहीं। अगर ये 3 नंबर का आया तो ये 3 मार्क्स का अगर आता है तो ये 3 मार्क्स में आपको अकेला बिल्कुल नहीं आएगा। ये आपसे पूछेगा अपने फंक्शन। अब ये फंक्शंस 3 नंबर के लिए भी इंपॉर्टेंट है, सीयूईटी के लिए भी इंपॉर्टेंट है, और ये फंक्शंस आप लोगों के 1 मार्क्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है। जैसे स्पॉट मार्केट का आप आपसे हेजिंग फंक्शन अलग से पूछ सकता है, ट्रांसफर फंक्शन के टिक लगा दो, बता दो कौन सा फंक्शन इसमें आपका फॉरेन एक्सचेंज मार्केट का यूज हो रहा है, ऐसे आपसे बात कर सकता है। समझ में आई। अब देखते हैं हम लोग। तो हमारे पास जो आते हैं फंक्शंस में, उन फंक्शंस में सबसे पहला पॉइंट हमारे पास आता है जिसका नाम है ट्रांसफर फंक्शन। ट्रांसफर फंक्शन, ठीक है। अब ये ट्रांसफर फंक्शन क्या है, ट्रांसफर फंक्शन सिर्फ इतना बता दो कि जितना भी तुम्हें परचेज हो रहा है, क्या हो रहा है, परचेज, ठीक है, या सेल हो रहा है, किसके अंदर हो रहा है वो बताइए, पूरे फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। तो यार करेंसी की ट्रांसफर करने को जो अलाउ कर रहा है वो तो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट कर रहा है ना, सिंपल, दैट इज ट्रांसफर फंक्शन। क्या है ये ट्रांसफर फंक्शन, क्या फॉरेन करेंसीज को परचेज कर सकते हो। फॉरेन करेंसी को परचेज करने की परचेजिंग पावर आपको किसने दी, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट ने। तो जो फॉरेन करेंसी एक्सचेंज जहां पे हो वही क्या है, ट्रांसफर फंक्शन। इजी। पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 2 है क्रेडिट फंक्शन। क्रेडिट फंक्शन, क्रेडिट फंक्शन देखते हैं क्या होता है। देखो इसमें एक शब्द लिखना, इसका मतलब है प्रोविजन फॉर क्रेडिट, प्रोविजन ऑफ क्रेडिट। प्रोविजन ऑफ क्रेडिट का मतलब है कि जैसे सपोज करो हम लोग इस देश में हैं और किसी दूसरे देश से हम लोग जो है वो एक्सचेंज कर रहे हैं। तो अगर हम अपनी कंट्री से किसी भी दूसरी कंट्री के अंदर एक्सचेंज कर रहे हैं, ठीक है, तो एक्सचेंज तो हो रहा है किंचु। अब इस एक्सचेंज में हमने ना क्या किया, एक रेट डिसाइड किया कि देखो ऐसा करते हैं, अभी हम एक्सचेंज करते हैं, अभी ट्रांजेक्शंस करते हैं, 4-5 महीने बाद सामान डिलीवर होगा तो 4-5 महीने बाद हम आपकी पेमेंट कर देंगे। अब 4 महीने तक इस पेमेंट को होल्ड करके रखना है, या मुझे 4 महीने इस पेमेंट को होल्ड करने का अधिकार किसने दिया। मतलब मैं एक तरीके से 4 महीने का क्या कर रहा हूं, उधार, क्या कर रहा हूं, तो वो उधार मुझे किसने दिया, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, कि मैं उस उधार को 4 महीने तक क्या कर पा रहा हूं, होल्ड कर पा रहा हूं। क्या कर पा रहा हूं, होल्ड। तो ये पॉइंट है प्रोविजन ऑफ क्रेडिट, कि मेरे पास उधार, हिंदी बोलो बिल्कुल, उधार लेने की गुंजाइश है। तो वो गुंजाइश अलाउ कौन कर रहा है, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, कि आप इस मार्केट के अंदर उधार को रेज कर सकते हो, और वो उधार रेज जो आप 2 कंट्रीज करेंगी अपने आप ट्रांजेक्शन में, उसको प्रोटेक्ट करने वाला फॉरेन एक्सचेंज मार्केट है। कैसे प्रोटेक्ट करेगा, वो थर्ड फंक्शन से प्रोटेक्ट करेगा। थर्ड फंक्शन नोट कीजिए, इसका नाम है हेजिंग फंक्शन। यही सबसे इंपॉर्टेंट है, हेजिंग फंक्शन। अब हेजिंग फंक्शन की बात करते हैं। हेजिंग फंक्शन क्या होता है, देखिए बेटा, ये आपके पास जो है ना, ये आपके पास हेजिंग फंक्शन जो है ना, ये आप लोग देख लीजिए, ये एक तरीके से प्रोटेक्शन है। क्या एक तरीके से ये प्रोटेक्शन। अब इस प्रोटेक्शन की बात कैसे करते हैं, अभी भैया ने ऊपर ही समझाया कि फॉरेन एक्सचेंज में क्या होगा, ट्रेड होगा तो वैरायटीज ऑफ फॉरेन ट्रेड होंगे, और वैरायटीज ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मतलब अलग अलग कंट्री से ट्रेड हो रहा है। अब हमने कहा यार 4 महीने बाद पेमेंट करेंगे। अब 4 महीने तक पेमेंट को हमें जो है बिल्कुल फ्रीज करना होगा। अब 4 महीने की इस डील को फ्रीज करने का काम, मतलब प्रोटेक्ट करने का काम। जैसे सपोज करो, हेज का मतलब ये होता है, प्योरली बताता हूं, तुम्हारे मेरे बीच में डील हो रही है, एक रेट उसमें तय हुआ, इतना सामान ट्रांसफर होगा, तय हुआ, सब कुछ तय हो गया। अब हमें क्या करा, हमें एक चारों तरफ हमारे एक बाउंड्री लाइन प्रोटेक्शन की क्रिएट कर दी गई है कि इस डील से बाहर हम लोग अब नहीं निकल सकते। तो ये जो पूरी बाउंड्री लाइन क्रिएट करी है, हेज बनाया है हमारे चारों तरफ, कि ये हमारी लक्ष्मण रेखा है, हम इसको नहीं पार कर पाएंगे। रेट हमारा सिक्योर हो गया, ट्रांजेक्शन हमारी सिक्योर हो गई, हम प्रोटेक्टेड है किससे, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट से। तो उसको हम क्या बोलते हैं, हेजिंग फंक्शन। क्या बोलते हैं, हेजिंग फंक्शन। बताइए समझ में आया हेजिंग फंक्शन क्या होता है। हेजिंग फंक्शन के अंदर क्या देखी जाती है, कमिटमेंट्स देखी जाती है। मैंने सप्लाई करने की कमिटमेंट करी है, आपने डिमांड करने की कमिटमेंट करी है, रेट की कमिटमेंट हुई है, तो उस कमिटमेंट से कोई हट तो नहीं रहा। मार्केट बोलेगी मैंने हेज लगा रखा है भाई,
डील को लॉक कर देना इस काइंड ऑफ हेज। डील को क्या कर देना? लॉक, कि मैंने ताला मार दिया इसके ऊपर, अब खोल के दिखाओ, प्रोटेक्ट हो गया ना वो, कि संदूक के अंदर क्या मार दिया हमने? ताला, तो संदूक में बंद है अब सब कुछ, अब 4 महीने बाद खुलेगा। तो हमने संदूक का जो ताला है वो ताला हेज है, कि अब इस डील को हमने जो लॉक कर दी, इसके अंदर कागज रख दिए, ये बाद में देखेंगे। समझ में आई बात? क्लियर? चलो अब हमारे पास आते हैं कि ये फॉरेन एक्सचेंज मार्केट है ऑपरेट कैसे करती है। ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के ऑपरेशंस देखो बच्चे। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के हम लोग जिस टॉपिक की बात करते हैं वो है इसके ऑपरेशंस। ऑपरेशंस में क्या है, ये कैसे ऑपरेट करती है? तो ये हमारे पास दो तरीके से ऑपरेट करती है। एक ऑपरेट करती है जिसको हम लोग बोलते हैं स्पॉट मार्केट, स्पॉट मार्केट, और एक ऑपरेट करती है ये, इसको हम लोग बोलते हैं कौन सी मार्केट? फॉरवर्ड मार्केट। स्पॉट मार्केट और फॉरवर्ड मार्केट। स्पॉट मार्केट को करंट मार्केट भी आप लोग कह सकते हैं, करंट मार्केट। ठीक है बच्चा? बच्चे अब तू ये देख के यार इसको समझ, पहले मैं स्पॉट मार्केट समझाता हूं कि स्पॉट मार्केट क्या होती है, करंट मार्केट क्या होती है। पहली बात आप बस ये ध्यान रखना कि स्पॉट मार्केट हो या फॉरवर्ड मार्केट हो, ठीक है, रेट किसी में चेंज नहीं होगा, सिर्फ ट्रांजेक्शन होगी चेंज। क्या चेंज होगी? बच्चे एक थ्योरी बड़ी गलत लिख के आते हैं कि स्पॉट मार्केट में ऑन द स्पॉट रेट डिसाइड हो जाएगा, फॉरवर्ड मार्केट में भविष्य वाला रेट लेंगे। तो हेज क्यों लगाई थी हमने फिर? सोचो। ठीक है, तो रेट नहीं चेंज होगा, ट्रांजेक्शन की बात है। जैसे स्पॉट मार्केट है, ये स्पॉट मार्केट मेरे पास जो है, ये मार्केट मेरे पास डेली नेचर की है। क्या नेचर है इसकी? डेली नेचर। ठीक है, अगर तैयारी बढ़िया चल रही है तो दूसरे वाले प्री बोर्ड्स अगर जनवरी में होंगे तो जरूर देना, ऐसे ही देना बस कि सैंपल पर सॉल्व करके आते हैं चलो स्कूल चल के 3 घंटे का, और देखना फिर तैयारी किस लेवल पे चल रही है। बात समझ में आया? पीछे मत हटना बिल्कुल पेपर देने से। बहुत अच्छा है वो ले रहे दिया हो गया। हाँ चलो यार, देखते तो हम कितने पानी में, ठीक है, कितने क्वेश्चन आ रहे हैं सवाल लोगों ने, क्योंकि वो भी सैंपल पेपर कोई फोटो स्टेट करा के दे रहे हैं। तो एक समझ लो कि स्कूल में क्या कर रहे हैं हम लोग, सैंपल पेपर सॉल्व करके जाते हैं। यार क्या दिक्कत है, प्री बोर्ड से नहीं भागना। तो ये डेली नेचर मार्केट है। डेली नेचर मार्केट का मतलब क्या है? देखो, इसके अंदर करंट रेट डिसाइड हुआ और ट्रांजेक्शन भी हमारे पास जो होंगी वो तभी होंगी, उसी टाइम पे होंगी। बात समझ में आई? नहीं समझ में आई? क्लियर हो गया? तो यहां पे स्पॉट इसलिए नाम रखा क्योंकि इसमें सारा काम जो होता है वो ऑन द स्पॉट होता है। किंशुक, क्या होता है? ऑन द स्पॉट। कि तूने भी रेट डिसाइड किया, रेट डिसाइड करने, अब अभी रेट हम क्या डिसाइड करेंगे? रेट कौन डिसाइड करेगा? मार्केट फोर्सेस। कौन डिसाइड करेगा? तो मार्केट फोर्सेस के अकॉर्डिंग जो रेट चल रहा है, उस रेट के अकॉर्डिंग इतना इतना गुड्स, इतना इतना सामान ट्रांसफर हो रहा है, इतने प्राइस पे डील हुई है और इतना ट्रांजेक्शन होगा, अभी हुआ ट्रांजेक्शन। तो ये मार्केट हमारे पास डेली नेचर की मार्केट होती है, जिसमें करंट रेट ऑफ एक्सचेंज रेट होता है जिस रेट पे ट्रांसफर्स होनी होती है। कौन सा रेट होता है वो? करंट रेट ऑफ एक्सचेंज। बात समझ में आया? हालांकि मैं आपको एक बात बताता हूं, वो आपके इसमें बुक में नहीं है, बट मैं आपको बता देता हूं। स्पॉट मार्केट में ऐसा झूठा लिखा हुआ है कि ऑन द स्पॉट ट्रांजेक्शंस होती है। मैंने पहले भी आपको बताया था, नहीं होता। 2-3 दिन तो उसमें भी लग जाते हैं। जैसे कि सपोज करो ट्रांजेक्शन हुई, अब मैंने राम बोल दिया कि मुझे जब तक तेरी पेमेंट रिसीव नहीं होगी तब तक तो मैं तुझे कुछ भेजूंगा नहीं। डील अभी हो गई हमारी। अब तूने मुझे चेक काट के दे दिया, ठीक है, अब तूने मुझे, इसने मुझे चेक दे दिया, अब चेक को मैं बैंक के पास ले गया, सपोज सैटरडे संडे पड़ गया, तो चेक कैश मेरा मंडे को होगा। तो मंडे को चेक कैश हो, या चेक अगर शाम को भी मिला तब भी ट्रांजेक्शन ना हो पाए। चेक वैसे भी हमारे देश के तो आधे बैंकों का सर्वर डाउन ही रहता है, ठीक है भाई साहब, हमारा सर्वर डाउन है, वो ट्रांजेक्शन ना हो पाए। तो अब आया, अब ट्रांजेक्शन 3 दिन बाद हो रही है, तो ऑन द स्पॉट वाली थ्योरी तो गलत हो गई। तो वो स्पॉट ट्रांजेक्शन को सिर्फ इसलिए बोला गया है कि ट्रांजेक्शन की डील अभी लॉक हो जाएगी, ट्रांजेक्शन 2-3 दिन बाद होगी, बट होती डेली नेचर की है। बताओ बच्चों, बात समझ में आई? फॉरवर्ड मार्केट के अंदर आप ध्यान से समझना, जो फॉरवर्ड मार्केट हमारे पास होती है, इस मार्केट के अंदर हमारे पास क्या अंतर है? इसमें रेट आपका डिसाइड होगा आज, बट आपकी जो ट्रांजेक्शन होगी वो किसी फ्यूचर डेट पे होगी जो आपने डेट डिसाइड की है। जो आपके अंदर का फॉरवर्ड मार्केट है, तो इसके अंदर रेट हमारे पास करंट रेट चलेगा, करंट रेट चलेगा, और आपकी जो पूरी ट्रांजेक्शंस हैं, वो ट्रांजेक्शंस आप लोगों की जो होंगी वो फ्यूचर डेट पे होंगी। किस पे होंगी? फ्यूचर डेट पे। रेट करंट, ट्रांजेक्शन फ्यूचर डेट पे। ठीक है जी, कोई दिक्कत यहां तक?
तो फ्यूचर डेट का मतलब क्या हुआ? फ्यूचर डेट का मतलब हुआ भैया ये जो फ्यूचर डेट है ना, इस डेट पे सिर्फ डिलीवरी होगी ऑफ गुड्स की। भैया रेट तो वही होगा जो पहले डिसाइड हो चुका था भैया, तो फिर रेट चेंज नहीं होगा। अगर मैंने कोई रेट डिसाइड करा और वो 4 महीने बाद है तो वही 4 महीने बाद होगा, तो भैया वो रेट 4 महीने तक हम वही लॉक रखेंगे, तभी तो हेजिंग फंक्शन यूज किया। आज अगर मैं डील हो रही है और हमने एक रेट डिसाइड कर लिया है और मैंने बोला कि ट्रांजेक्शन हम करेंगे 4 महीने बाद, डिलीवरी गुड्स की आपको मिलेगी 4 मंथ्स भैया बाद में, तो 4 मंथ्स बाद में भले ही आपको मिले 4 महीने बाद मिले, लेकिन रेट नहीं चेंज होगा। रेट आपका वही रहेगा जो रेट आपका हमने आज डिसाइड कर लिया है। बताइए इतना समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं? चले आगे पक्का? ये दोनों चीजें हो गई, स्पॉट मार्केट फॉरवर्ड मार्केट। अब हमारे पास एक लास्ट टॉपिक आता है जिसको हम लोग बोलते हैं मैनेज फ्लोटिंग। क्या बोलते हैं? मैनेज फ्लोटिंग। बस एक नंबर का। और वो पढ़ लेना डेप्रिसिएशन ऑफ करेंसी, वो देख लेना अपने आप, ठीक है? वो लिखवाई भी है मैंने, मैनेज फ्लोटिंग। अब ये जो मैनेज फ्लोटिंग हमारे पास है, ये क्या है? ये एक सिस्टम है, इसको लिख लेते हैं। इट इज अ सिस्टम, इट इज अ सिस्टम दैट allows some adjustments in exchange rate according to set of rules and regulations which are officially declared in the foreign exchange market, डन साहब? सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इसमें प्री डिफाइंड नहीं होता कुछ। मैनेज फ्लोटिंग का मतलब है कि हम मार्केट को देखते हुए कंट्री कुछ अपने आप से थोड़ी सी फेरबदल कर दे, ठीक है? मतलब आप ये देख लेना कि इसका मतलब ये हुआ कि एक तरीके से सेट ऑफ रूल्स के थोड़े से अगेंस्ट जाना, कि एक एक्सचेंज रेट डिसाइड हो चुका है बट हम जानबूझ के अपनी कंट्री से कुछ रेट को डिवैल्यूएट कर दें ताकि हमें फॉरेन एक्सचेंज हमारे पास और आ जाए, उसको बोलते हैं मैनेज फ्लोटिंग। अब एक बात इंपॉर्टेंट है, मैनेज फ्लोटिंग का ना तो कोई प्री डिफाइंड टाइम होता। क्या बोला मैंने आपको? तो इंपॉर्टेंट बात है, क्या बोला मैंने? ना ही तो कोई प्री डिफाइंड टाइम होता, ना कोई प्री डिफाइंड रेंज ऑफ एडजस्टमेंट होती है। यह भी नहीं होता कि इतना एडजस्ट करेंगे, कोई डिफाइन नहीं है। यह भी नहीं होता कि इस समय एडजस्ट करेंगे। तो यह हमें कब करना होता है, यह देखते हैं कि आप कंट्री को आपकी कब रिक्वायरमेंट है कि वो ऐसा कुछ मैनेज करे, कि थोड़े से एडजस्टमेंट्स करे एक्सचेंज रेट में। क्या करे? थोड़ी सी एडजस्टमेंट्स। बात समझ में आई? उसको हम क्या बोलते हैं? मैनेज फ्लोटिंग। क्या बोलते हैं? मैनेज फ्लोटिंग। अब मैनेज फ्लोटिंग में क्योंकि आपने एडजस्टमेंट करी, तो इसी के अंदर सिचुएशन आती है, जो मैनेजमेंट की जो एडजस्टमेंट सिचुएशन है उसको हम लोगों ने दूसरा नाम दिया और क्या बोला? डर्टी फ्लोटिंग। क्या बोला? बोलो, डर्टी फ्लोटिंग। खत्म। ये क्या है? ये इतना है कि देखो, मैनेज फ्लोटिंग में आप लोग एडजस्टमेंट्स कर रहे थे, लेकिन वो एडजस्टमेंट्स भी एक सेट ऑफ रूल्स के अंदर डिफाइन थी, कि मतलब इतना एडजस्टमेंट तुम कर सकते हो, तो इतनी फ्लोटिंग मैनेजेबल है। बट तुमने मैनेज फ्लोटिंग के अंदर सिचुएशन डर्टी फ्लोटिंग की आई, तो यहां पे नो सेट ऑफ रूल्स आर फॉलोड, नो सेट ऑफ रूल्स आर फॉलोड। यहां पे कोई सेट ऑफ रूल्स जब फॉलो नहीं होगा या एक्सरसाइज विदाउट द सेट ऑफ रूल्स, तो उसको क्या बोलेंगे? डर्टी फ्लोटिंग। बात समझ में आया? मैनेज फ्लोटिंग भी एडजस्टमेंट है, ठीक है? कोई प्री डिफाइंड टाइम नहीं है, कोई प्री डिफाइंड एडजस्टमेंट नहीं है,
बट फिर भी रूल्स एंड रेगुलेशंस के अंदर रहते हुए हम कुछ एक्सचेंज रेट में एडजस्टमेंट कर सकते हैं, अपनी कंट्री के करेंसी को डिवैल्यूएट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। बट अगर आपने सेट ऑफ रूल्स को फॉलो नहीं किया और फिर मैनेज फ्लोटिंग ही करी, तो उस फ्लोटिंग का नाम मैनेज सेट के क्या हो जाएगा? डर्टी फ्लोटिंग। क्या हो जाएगा? डर्टी फ्लोटिंग। बताइए इतना समझ में आया या नहीं समझ में आया? पक्का समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं? तो चैप्टर आपका खत्म हो गया। धन्यवाद। इसके अलावा बोर्ड में कुछ आ जाए तो जो मर्जी बोल देना, एंड कुछ नहीं छोड़ा हमने।